इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती, वो साम्राज्यों की पूरी पहचान बदल देती हैं। और कलिंग का युद्ध, हाँ, वो बिल्कुल ऐसी ही एक लड़ाई थी। एक ऐसा युद्ध जिसने एक विजेता सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक बेरहम क्रूर विजेता अचानक शांति का दूत बन जाए। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। चलिए आज इसी ऐतिहासिक बदलाव की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस कहानी के मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था विशाल मौर्य साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मगर अपनी आजादी पर गुरूर करने वाला राज्य कलिंग। ये वही कलिंग था जो मौर्यों के पूरे भारत को एक करने के सपने के बीच आखिरी दीवार बनकर खड़ा था। अच्छा, ये कलिंग था कहाँ? समझिए, आज का जो ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश का इलाका है ना, वही था उस वक्त का कलिंग। और ये कोई मामूली राज्य नहीं था, बहुत अमीर, एकदम स्वतंत्र, समंदर से व्यापार होता था। लोकेशन इतनी जबरदस्त थी कि सबकी नजर इस पर रहती थी, और यहाँ के लोग, उनके लिए अपनी आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो मतलब साफ है, यहाँ दो बिल्कुल अलग इरादे आपस में टकरा रहे थे। मौर्य साम्राज्य चाहता था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सिर्फ एक झंडा, एक राज, और कलिंग का इरादा अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता, चाहे कुछ भी हो जाए उसे बचाए रखना। ऐसे में टकराव तो तय था। और जब ये टकराव हुआ तो वो एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में बदला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जीत तो मिली, हाँ, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत ज्यादा क्रूर थी। तो बात शुरू होती है 273 ईसा पूर्व से। अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, साम्राज्य को फैलाना है और फैलाना है। और फिर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सेना कलिंग पर चढ़ाई कर देती है। बस यहीं से इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में से एक की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध की तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि करीब करीब 1 लाख लोग सिर्फ युद्ध के मैदान में ही मारे गए। और ये तो सिर्फ मरने वालों की गिनती थी। जो जिंदा बचे उनमें से 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया। और सोचिए, इनके अलावा भी हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, शहर, गांव, सब कुछ तबाह हो गया। ये सिर्फ एक हार जीत नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता का विनाश था। बाहर तो ये तबाही मची ही हुई थी, लेकिन इस सब के बीच विजेता सम्राट अशोक के मन के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। और यकीन मानिए, यही वो लम्हा था जिसने आने वाले इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए वो मंजर, सम्राट अशोक अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए युद्ध के मैदान का जायजा ले रहा है, पर उसे क्या दिखता है? हर तरफ लाशें, खून खराबा और बेगुनाह लोगों की चीखें, उनकी पीड़ा। कहते हैं ये सब देखकर उसका दिल कांप गया। और ठीक उसी पल अशोक ने वो कहा जो इतिहास में किसी भी विजेता सम्राट ने अपनी जीत के बाद नहीं कहा था। उसने कहा, अब से विजय शस्त्रों से नहीं, धर्म से होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। और अशोक का ये बदलाव सिर्फ उसके दिल तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, उसने इसे अपने पूरे साम्राज्य की ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया। एक ऐसी पॉलिसी जिसका नाम था धम्म विजय। मतलब अब जीत हथियारों से नहीं, बल्कि धर्म और नेकी के रास्ते पर चलकर हासिल की जाएगी। ये जो धम्म विजय का आइडिया था ना, ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। सोचिए, लोगों के शरीर पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर राज करना। ताकत से नहीं बल्कि करुणा, अहिंसा और अच्छाई से। ये सरकार चलाने का एक बिल्कुल ही नया तरीका था। और इस एक फैसले का असर पूरे साम्राज्य के कोने कोने में दिखा। पॉलिटिकली देखें तो सेना भेजकर इलाके जीतना हमेशा के लिए बंद। समाज में अहिंसा और करुणा को सरकारी नीति बना दिया गया। धर्म के मामले में बौद्ध धर्म को शाही सपोर्ट मिला। और दुनिया के लिए अशोक ने अपने शांति के पैगाम को पत्थर के शिलालेखों पर खुदवाकर दूर दूर तक फैलाया। लेकिन सवाल यह है कि आज हजारों साल बाद भी हम इस एक जंग को इतना याद क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी विरासत सिर्फ तबाही की नहीं है, इसकी विरासत शांति की भी है। जरा सोचकर देखिए, इसी एक युद्ध ने एक क्रूर विजेता को धम्माशोक बना दिया। मतलब नेकी पर चलने वाला अशोक। वो इतिहास का शायद अकेला ऐसा राजा है जिसने इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए छोड़ दिया।
उसी की वजह से बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैला और उसने सरकार चलाने का एक ऐसा शांतिपूर्ण तरीका सिखाया जो आज भी मिसाल है। यही वो वजह है कि इतिहास उसे सिर्फ अशोक नहीं बल्कि अशोक महान के नाम से जानता है। तो अशोक की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक शासक की असली महानता किस बात में है? एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में, या फिर ताकत होते हुए भी उस साम्राज्य को और ना बढ़ाने का फैसला करने में?